गुड इवनिंग फ्रेंड्स। डीजीएमएस सर्कुलर रिलेटेड एमसीक्यूज का पार्ट 2 मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूं। इसका पार्ट 1 मैं पहले से ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं मेरा चैनल में, और इस वीडियो को काफ़ी सारा एक्सेप्टेंस मिला है, बहुत व्यू भी गया है, और कुछ मेरा फ्रेंड्स मेरे को बहुत कमेंट के माध्यम से बधाई भी दिए हैं। तो उसका एक्सेप्टेंस को नज़र में रखते हुए और आपको सम्मान देते हुए आपका कमेंट को मैं ये पार्ट 2 आज पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें कि डीजीएमएस सर्कुलर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन को एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, जो फ्रेंड अभी तक उसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो कृपया मेरे चैनल को विजिट कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। As per guidelines issued by DGMS for implementing safety management plan, structure of the safety management system is comprised of how many levels? 2 levels, 3 levels, 4 levels, 5 levels। दोस्तों, डीजीएमएस जो गाइडलाइन इशू किया है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कितना लेवल के बारे में डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों, उसमें 3 लेवल के बारे में डिस्कस किया गया है। क्या क्या? पहला स्ट्रैटेजिक लेवल, सेकंड है मैनेजमेंट लेवल, तीसरा है ऑपरेशनल लेवल। स्ट्रैटेजिक लेवल में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक मिशन स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करता है, एक पॉलिसी बनाता है ऑर्गेनाइजेशन का, और वो क्या करता है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट यानी कि टॉप मैनेजमेंट लोगों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, मिडिल मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और जो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स रहेंगे उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ये सब का स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है स्ट्रैटेजिक लेवल में। और भी क्या होता है कि जैसे कुछ कमिटी भी फॉर्मेशन होता है जो कि सेफ्टी रिलेटेड मैटर्स इशूज को डिस्कस करेंगे, उसका कंट्रोल मेजर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ये सब होता है स्ट्रैटेजिक लेवल में। मैनेजमेंट लेवल में क्या होता है कि मैनेजमेंट लेवल में साइट स्पेसिफिक प्लान बनाया जाता है कि उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें। इसके लिए हीरा बनता है। हीरा मतलब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। और क्या होता है कि जो वर्कमैन रहते हैं माइंस में, उनका कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होता है। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट करके किसको क्या ट्रेनिंग चाहिए, क्यों उसके बारे में प्लान किया जाता है, कब देना है, किसको देना है, और किस सब्जेक्ट के ऊपर देना है। ये सब मैनेजमेंट लेवल में ये सब काम होता है। और कुछ इमरजेंसी सिचुएशन को एज्यूम करके उसके लिए इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान भी बनाया जाता है मैनेजमेंट लेवल में। और जो थर्ड लेवल है वो है ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल में क्या होता है कि जो एसओपी, एसएमपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिस, इसको कैसे फॉलो किया जाए उसके ऊपर जोर दिया जाता है। मतलब उसको कैसे साइट में प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा, जो भी एसओपी एसएमपी बनाया गया है। सेफ्टी कमिटी में वर्कर का पार्टिसिपेशन के ऊपर जोर दिया जाता है। और जो भी हम लोग प्लान किए हैं स्ट्रैटेजिक और मैनेजमेंट लेवल में, उसका कैसे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, उसका सुपरवाइज किया जाता है। तो मोटा मोटी स्ट्रैटेजिक और मैनेजमेंट लेवल में हम लोग जो प्लान करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है मैनेजमेंट ऑपरेशनल लेवल में। तो ये तीनों लेवल के बारे में डिस्कस किया गया है उस सर्कुलर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3 लेवल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेफ्टी फीचर्स ऑफ डोजर? इनमें से कौन सा सेफ्टी फीचर डोजर का सेफ्टी फीचर नहीं है? टर्बो चार्जर गार्ड, टावर लॉक एंड लॉक चेक वाल्व, रोल ओवर प्रोटेक्शन, सीट बेल्ट, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों, जो टर्बो चार्जर गार्ड है, रोल ओवर प्रोटेक्शन है, सीट बेल्ट है, ये तीनों डोजर का सेफ्टी फीचर्स है। लेकिन टावर लॉक एंड लॉक चेक वाल्व ये डोजर का सेफ्टी फीचर्स नहीं है। तो ये किसका है? ये ड्रिल का सेफ्टी फीचर्स है। ओके, तो इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ऑप्शन बी, टावर लॉक एंड लॉक चेक वाल्व, क्योंकि ये डोजर का सेफ्टी फीचर्स नहीं है। बाकी जो ए है, सी है और डी है, ये डोजर का सेफ्टी फीचर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्रेन एंड ओवरहेड क्रेन शैल सब्जेक्ट टू प्रूफ लोड टेस्ट एंड एनडीटी टेस्ट वंस इन डैश। जो क्रेन और ओवरहेड क्रेन का हम एनडीटी टेस्ट कितने दिन में एक बार करेंगे? एनडीटी टेस्ट मतलब क्या होता है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट।
तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्रेन और ओवरहेड क्रेन के लिए एवरी 3 ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स, एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ। दोस्तों इसको हम लोग साल में एक बार करेंगे, एवरी ईयर। ओके, एनडीटी टेस्ट फॉर क्रेन एंड ओवरहेड क्रेन। तो उसका जो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी भी 1 साल के लिए ही रहता है। आप देखे होंगे एनडीटी टेस्ट सर्टिफिकेट देखे होंगे, उसमें वैलिडिटी 1 साल के लिए रहता है। तो इसका सही आंसर होगा एवरी ईयर। In hazard identification and risk assessment process, if risk score obtained within 20 to 200, then what it indicates? अगर हम लोग hazard identification and risk assessment कर रहे हैं और जो risk score हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें risk score अगर 20 से 200 के अंदर रहता है तो क्या इंडिकेट करता है? रिस्क बट टू बी रिव्यूड, रिक्वायरिंग मैनेजमेंट एक्शन, रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो कैटेगराइज किया गया है, अगर रिस्क स्कोर लेस देन 20 होगा तो रिस्क बट टू बी रिव्यूड। इसमें रिस्क तो है लेकिन रिव्यू करना पड़ेगा। अगर रिस्क स्कोर 20 से कम है, 20 to 200 20 में रहने से रिक्वायरिंग मैनेजमेंट एक्शन, मतलब कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और तीसरा है जो 200 से ज़्यादा होगा तो इमीडिएट अटेंशन चाहिए, मतलब ये वेरी हाई रिस्क है, इसीलिए इसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अगर 20 से 200 के बीच में है रिस्क स्कोर तो इसका सही आंसर होगा रिक्वायरिंग मैनेजमेंट एक्शन, मतलब कुछ हम लोग कुछ प्लान करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, और उसको इफेक्टिवली मैनेज करेंगे उस सिचुएशन ताकि रिस्क स्कोर कम हो जाए। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा रिक्वायरिंग मैनेजमेंट एक्शन। और दोनों क्या है मैं आपको बता दिया, एक लेस देन 20 है और एक ग्रेटर देन 200 है। लेस देन 20 होने से रिस्क बट टू बी रिव्यूड, ग्रेटर देन 200 होने से रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। ओके, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्यों ऑप्शन बी हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। For conducting HIRA as a tool of risk management, which of the following documents is not to be considered by the team? हम जब हीरा कंडक्ट करते हैं तो एक टीम फॉर्मेशन करते हैं, जो टीम की हीरा कंडक्ट करेगा, और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करता है जब हीरा कंडक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट को वो टीम कंसीडर नहीं करेगा। मिनट्स ऑफ सेफ्टी कमिटी मीटिंग, सेफ्टी ऑफिसर्स इंस्पेक्शन रिपोर्ट, नियर मिस रिपोर्ट, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मतलब नॉन ऑफ दिस। ये तीनों को कंसीडर करेगा और टीम। ओके, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। इसके साथ और क्या कंसीडर करेगा? इसके साथ जो वर्कमैन इंस्पेक्टर का रिपोर्ट होता है फॉर्म यू में, उसको भी कंसीडर किया जाएगा। और क्या करेगा? जो पॉइंटिंग आउट कॉन्ट्रावेंशन बाय इंस्पेक्टर, कौन सा फॉर्म में पॉइंटिंग आउट करता है कॉन्ट्रावेंशन? फॉर्म वी आई में, जो एमएमआर का फॉर्म वी आई में पॉइंटिंग आउट करता है, उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। अच्छा, जो पॉइंटिंग आउट कॉन्ट्रावेंशन फॉर्म वी आई, तो फॉर्म आई से लेके वी आई तो आपको याद होगा। फॉर्म आई है नोटिस ऑफ ओपनिंग, क्लोजिंग, अबैंडनमेंट, डिसकंटिन्यूएंस। फॉर्म 2 है क्वार्टरली रिटर्न। फॉर्म 3 है एनुअल रिटर्न। फॉर्म आईबी का तो 3 पार्ट है, आईबीबी, आईबीसी, आईबीबी, आईबीसी। ये तो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। फॉर्म बी है नोटिस ऑफ डिजीज, जो कि मैनेजमेंट ऑफ इन्फॉर्म होता है, ऑनर एजेंट या मैनेजर 3 दिन के अंदर वो देना पड़ता है। और फॉर्म वी आई है क्या? नोटिस, सॉरी, पॉइंटिंग आउट कॉन्ट्रावेंशन बाय इंस्पेक्टर, जो फॉर्म वी आई में पॉइंटिंग आउट करता है। तो उसी को भी कंसीडर करेंगे ये टीम जब कंडक्टिंग हीरा, जब हीरा कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये था इसका सही आंसर नॉन ऑफ दीज, मतलब सभी को करेगा। दो ऑनर और माइन मैनेजमेंट शाल फ्रेम ए एसओपी फॉर एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ वोमेन बिटवीन डैश इन द एबव ग्राउंड। अगर किसी माइंस में फीमेल एम्प्लॉय है, मतलब वोमेन काम कर रहे हैं, तो कितना टाइम के अंदर काम करने से उनके लिए एक एसओपी फॉर्मेशन करना जरूरी है ऑनर या माइन मैनेजमेंट के लिए। 6 AM to 7 PM, 10 PM to 6 AM, 6 AM to 10 PM, 7 PM to 6 AM। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 7 PM to 6 AM, जो कि ऑप्शन डी में है। दोस्तों ये कौन सा सर्कुलर का क्वेश्चन है? ये डीजीएमएस लेजिस्लेशन सर्कुलर 1
ऑफ 2019 का सर्कुलर, 2019 का सर्कुलर है। इसका दो सर्कुलर आया था, एक सर्कुलर 1 भी आया था, सर्कुलर 2 आया था, जो कि मॉडिफाइड वर्सन था सर्कुलर 1 का। सर्कुलर 1 में जो चीज़ है सर्कुलर 2 में भी एग्जैक्टली वही चीज़ है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, टाइपोलॉजिकल एरर के वजह से, मतलब गलती से टाइप हो गया होगा मुझे लग रहा है, कि उसमें जो ये जो क्वेश्चन जो दिया है वही सेम चीज़ था उसमें, लेकिन पीरियड जो दिया था 10 PM एंड 6 AM लिखा था, मतलब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अगर वोमेन एम्प्लॉयमेंट है, मतलब वोमेन काम कर रहे हैं वोमेन, तो उसके लिए SOP बनाना पड़ेगा, जो कि गलत है। क्योंकि हम लोग माइंस एक्ट में क्या पढ़े हैं कि जो वोमेन काम करेगा सिर्फ सुबह 6 से लेकर शाम 7 बजे तक, 6 AM टू 7 PM तक। तो अगर रात 10 अगर हमको SOP बनाना पड़ेगा, अभी जैसे हो गया कि 24 आवर एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं वोमेन एक माइंस में, तो हम लोग को SOP कब किसके लिए बनाना पड़ेगा, शाम 7 से लेकर सुबह 6 बजे तक, मतलब 7 PM टू लेकर 6 AM तक। लेकिन गलती से साहब जो भी टाइप किए होंगे उस टाइम में गलती से 10 PM टू 6 AM टाइप कर दिए थे, जो कि इसीलिए उसको फिर रिवाइज करके DGMS सर्कुलर नंबर 2, लेजिस्लेटिव सर्कुलर नंबर 2, जो कि 11 फरवरी 2019 को DGMS सर्कुलर 1 आया था, और सर्कुलर 2 आया था 24 मई 2019 को, 24/5/2019 को आया था सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2019। उसमें उसको चेंज कर दिया गया था। ये जो पीरियड को पहले था क्या, 10 PM टू 6 AM के बीच में अगर करने से हमको SOP करना पड़ेगा, लेकिन जो सेकेंड वर्सन आया, जो रिवाइज्ड होके आया DGMS लेजिस्लेटिव सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2009, 24/5 को, तो उसमें वो पीरियड चेंज होके हो गया था क्या, 7 PM टू 6 AM, जो कि हमारा ये क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसका डिस्क्राइब ठीक से कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ ISO इज डैश। ISO का मेन फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज सेफ्टी, टू इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट्स, टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स, ऑल ऑफ दिस, ओनली A एंड C। दोस्तों ISO क्या होता है, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है, जो तो टू इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट ISO का फंक्शन नहीं होता है, उसका काम नहीं होता है कि एक्सीडेंट इंक्वायरी करना, उसका बाकी जो दो है उसका काम होता है। तो ऑप्शन E इज द राइट आंसर। ए माइन शैल बी टर्म्ड एज एक्सीडेंट प्रोन माइन इफ सीवियरिटी इंडेक्स इज डैश। एक माइंस को हम लोग एक्सीडेंट प्रोन माइन बोलेंगे जब सीवियरिटी इंडेक्स क्या होगा, लेस देन 12, मोर देन 12, इक्वल्स टू 12, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मोर देन 12। अगर 12 से ज़्यादा होता है सीवियरिटी इंडेक्स का स्कोर, तो हम उसको एक्सीडेंट प्रोन माइन बोलेंगे। अच्छा, सीवियरिटी इंडेक्स क्या होता है, सीवियरिटी इंडेक्स इज इंडेक्स फॉर डिटरमाइनिंग वेदर ए माइन इज एक्सीडेंट प्रोन और नॉट। तो सीवियरिटी इंडेक्स कैसे निकलता है, सीवियरिटी इंडेक्स निकालने के लिए एक एम्पेरिकल फार्मूला है, क्या है, 50F+S, 50F+S डिवाइडेड बाय मैनशिफ्ट वर्क। ओके, मैनशिफ्ट वर्क, 50F+S डिवाइडेड बाय मैनशिफ्ट वर्क इंटू 1 लाख, मतलब 10⁵, 10⁵, यानी कि 1 लाख। तो F क्या है उसमें, F है नंबर ऑफ फैटल केसेस, और S क्या है, नंबर ऑफ सीरियस बॉडीली इंजरी केसेस। तो दोस्तों इसमें 50F क्यों लिखा गया है, 50F का मतलब क्या है, 50F का मतलब ये डिनोट करता है कि ये 50 सीरियस इंजरी अगर आपका माइंस में हो रहा है, तो ये एक फैटल इंसिडेंट के साथ वो बराबर है। इसका मतलब अगर फैटल एक्सीडेंट नहीं भी हो रहा है, लेकिन 50 तो आपको सीरियस बॉडीली इंजरी हो रहा है आपका माइंस में, तो वो एक फैटल केस के साथ बराबर है। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला में 50F+S इंटू मैनशिफ्ट वर्क डिवाइडेड, सॉरी इंटू, सॉरी 50F+S डिवाइडेड बाय मैनशिफ्ट वर्क इंटू 1 लाख, मतलब 10⁵, ये है उसका एम्पिरिकल फार्मूला। अगर ये फार्मूला डाल के हमारा जो स्कोर 12 से ज़्यादा आता है, तो हमारा माइंस एक एक्सीडेंट प्रोन माइंस है। अगर 12 से कम आता है या 12 ही आता है, इक्वल्स टू 12 होता है, तब भी हम एक्सीडेंट प्रोन माइंस नहीं है। ओके, तो समझ लिए इसका सही आंसर क्यों मोर देन 12 हुआ, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है सीवियरिटी इंडेक्स का, और एक्सीडेंट प्रोन माइन हम किसको बोलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान मस्ट बी डैश एंड डैश।
सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या होना चाहिए? रूल बेस्ड एंड रिएक्टिव, डॉक्यूमेंटेड एंड रिएक्टिव, ऑडिटेबल एंड डॉक्यूमेंटेड, रिस्क बेस्ड एंड रिएक्टिव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑडिटेबल एंड डॉक्यूमेंटेड। इसका मतलब क्या हुआ? ऑडिटेबल एंड डॉक्यूमेंट का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान हम क्यों बनाते हैं, कुछ हमारा माइंस को एक सेफ माइंस बनाने के लिए, हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। तो हम जब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, हमको हमारा कुछ टारगेट रहेगा, तो वो टारगेट हमेशा क्वांटिटेटिव होना चाहिए। क्वांटिटेटिव इन द सेंस, मान लीजिए हम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं और हमारा टारगेट हम बोल रहे हैं कि एक सेफ माइंस हो, उसमें सब एनवायरमेंट पैरामीटर्स को, सभी एनवायरमेंटल जो पैरामीटर्स जैसे नॉइज हो गया वो सब विद इन लिमिट हो, और उसमें कोई इंजरी ना हो। तो इस अगर ऐसे हम बोलेंगे तो जब भी हम उसको रिव्यू करेंगे, क्वार्टरली हो, एनुअली हो, 6 मंथली हो, जब रिव्यू करेंगे तो हम कैसे असेस करेंगे कि हम हमारा टारगेट अचीव कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। तो इसीलिए हमेशा वो सब ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम टारगेट करेंगे कि हमारा माइंस में साल में कम से कम हम 4 ठो मॉक ड्रिल करेंगे, हम लोग कम से कम महीने में 12 ठो नियर मिस केस रिपोर्ट करेंगे। जनरली क्या सोचते हैं कि नियर मिस केस रिपोर्ट हो रहा है मतलब माइंस माइंस एक्सीडेंट प्रोन है। नहीं, अगर नियर मिस रिपोर्ट हो रहा है आपका, इसका मतलब कि उसका वर्कमैन कॉन्शियस है सेफ्टी के प्रति, इसीलिए वो नियर मिस केस रिपोर्ट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा नियर मिस केस रिपोर्ट होगा उसमें सेफ्टी कल्चर उतना ज़्यादा डेवलप होगा और माइंस का सेफ्टी स्टैंडर्ड उतना ही बढ़ेगा। इसलिए नियर मिस सेफ्टी जितना ज़्यादा हो रहा है मतलब अच्छा ही है, और नहीं हो रहा है इसका मतलब नहीं कि आपका माइंड सेफ है, इसका मतलब ये है कि आप सेफ्टी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आपका वर्कमैन उतना कॉन्शियस नहीं है। तो जो हम इस टाइप का अगर टारगेट करेंगे कि मान लीजिए क्वार्टरली एक बार करेंगे तो महीने में 4, साल में 4 मॉकड्रिल होगा हमारा, ऐसे टारगेट लेंगे। तो जब हम एक साल बाद उसको रिव्यू करेंगे तो हम देखेंगे कि 4 हुआ कि नहीं। और 12 नियर मिस पर महीना मतलब साल में कितना हो गया, 12 × 12 जितना भी हुआ उतना हमारा टोटल नंबर ऑफ नियर मिस केस रिपोर्ट होना चाहिए। तो उतना हुआ कि नहीं हुआ तो हम उसको असेस कर पाएंगे। और डॉक्यूमेंटेड मतलब हम अगर बोलेंगे कि नहीं हमारा 4 मॉकड्रिल हुआ है, ऐसा नहीं। अगर हुआ है तो उसका रिपोर्ट देखो, कब हुआ था मॉकड्रिल, किस सिचुएशन को एज्यूम करके आप मॉकड्रिल किए, उसमें कितना पर्सन इन्वॉल्व थे, किस एरिया में वो मॉकड्रिल हुआ, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज हुआ। तो डिटेल जब रहेगा तब जाके हम मानेंगे कि हाँ ये इफेक्टिवली हो रहा है। तो हम इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हमको पता चल जाएगा उससे। इसीलिए बोल रहा है कि हमेशा ऑडिटेबल एंड डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। उसी तरह नियर मिस केस में भी अगर आप लोग जितना टारगेट लिए हैं बनाने के रिपोर्ट करने के लिए, इतना कम से कम रिकॉर्ड करेंगे, अगर उतना आप बोल रहे हैं कि हम किए हैं तो ठीक है, उसका रिकॉर्ड दिखाओ, कौन नियर मिस रिपोर्ट किया था, क्या इंसिडेंट हुआ था, उसके लिए आप क्या रिमेडियल मेजर्स लिए। तो वो सब जब डॉक्यूमेंट फॉर्म में रहेगा तब जाके हम असेस कर पाएंगे और हम लोग खुद भी सेटिस्फाइड हो पाएंगे कि हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के लिए स्ट्रेटेजिक लेवल में, मैनेजमेंट लेवल में जो भी प्लान किए थे, ऑपरेशनल लेवल में हम उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। तो ये बोलता है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का थ्योरी कि वो ऑडिटेबल होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। सिर्फ जनरल सेंटेंस में हम लोग अगर टारगेट उसको फिक्स करेंगे तो हम उसको असेस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को ठीक से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। इसीलिए हमेशा उसका जो ऑब्जेक्टिव, उसका जो टारगेट, उसका जो गोल हमेशा क्वांटिटेटिव फिगर में होना चाहिए। कुछ भी आप बोल रहे हैं तो उसको हम लोग जैसे ऑडिट करने के समय वो फिगर को हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं वो देखेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि हमारा माइंस क्या पाउडर फैक्टर इतना है, मान लीजिए 7 चल रहा है, हम उसको 8 करने के लिए टारगेट है। तो हम साल में जितना एक्सप्लोसिव यूज हुआ, जितना प्रोडक्शन हुआ, उसको अगर डिवाइड करेंगे तो पाउडर फैक्टर निकल जाएगा। तो हम 8 पहुंच पा रहे कि नहीं बता पाए, वही इसलिए बोला है ऑडिटेबल एंड डॉक्यूमेंटेड। Information in respect of reported cases of silicosis और pneumoconiosis shall be sent in which form? कौन सा फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिलिकोसिस एंड न्यूमोकोनियोसिस रिपोर्टेड केस के बारे में हम लोग डीजीएमएस को बताएंगे? फॉर्म 1, फॉर्म VI, फॉर्म बी, फॉर्म VA। तो इसका जो सही आंसर है फॉर्म VA होगा। ये एक सर्कुलर में आया था, क्योंकि एमएमआर में फॉर्म VA का कॉन्सेप्ट नहीं था।
ये सर्कुलर में आया था कि इसको फॉर्म VA में देंगे। ओके, जो जनरल नोटिस ऑफ डिजीज वो फॉर्म B में, और सिलिकोसिस न्यूमोकोसिस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन फॉर्म VA में। ISO इज अपॉइंटेड बाय डैश। ISO किसके द्वारा अपॉइंट होता है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, कंपनी कंसर्न। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है कंपनी कंसर्न है। मतलब ये कंपनी लेवल में अपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि ये जो ऐसे का मेंबर ही खुद कंपनी का आदमी ही होते हैं। तो ये हर कंपनी में, इंडिविजुअल कंपनी में अलग अलग अपने आदमी ही रहते हैं। ICC स्टैंड्स पर, ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों ये ऑप्शन एक्चुअली मैं खुद जानबूझ के दिया हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त को मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि ICC का फुल फॉर्म पता है, तो वो बोला कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो गलत तो नहीं बोला, सही तो है, ICC का फुल फॉर्म ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। लेकिन जब हम एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ये माइनिंग रिलेटेड जो थ्योरी है उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इसमें अगर हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड कंप्लेंट काउंसिल, इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस कमिटी, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, ICC, जो कि DGMA सर्कुलर, लेजिस्लेटिव सर्कुलर 1 और 2 ऑफ 2019 में दिया गया है। तो इसका जो एग्जाम में आएगा वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसमें आएगा नहीं, ये मैं जानबूझ के डाला हूँ। बाकी दूसरा ऑप्शन रहेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एम्प्लॉयर शाल सेंड रिपोर्ट टू द RIM अबाउट डिटेल्स ऑफ वोमेन एंगेज्ड इन माइंस डैश। जो एम्प्लॉयर होगा, अगर उसमें वोमेन एम्प्लॉयमेंट है, उनका डिटेल का एक रिपोर्ट RIM को भेजेगा। कब? एनुअली, साल में एक बार, क्वार्टरली 3 महीने में एक बार, वीकली हफ्ते में एक बार, फोर्थ नाइटली। तो इसका जो सही आंसर है फोर्थ नाइटली। फोर्थ नाइटली एम्प्लॉयर एक रिपोर्ट भेजेगा RIM को, डिटेल्स ऑफ वोमेन एंगेज्ड इन माइंस। दोस्तों फोर्थ नाइटली मतलब क्या होता है? फोर्थ नाइटली मतलब वंस इन एवरी 2 वीक्स, मतलब 2 हफ्ते में एक बार। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ICC का फंक्शन क्या है? एड्रेसिंग कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस, इंस्पेक्शन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ICC का फंक्शन है कि सेक्सुअल हरासमेंट का कुछ केस है अगर वर्क प्लेस में, तो उसके रिलेटेड जो कंप्लेंट्स को एड्रेस करना, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एड्रेसिंग कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये लास्ट था। तो दोस्तों आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस किए। इसके लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देख रहे हैं इतने टाइम से, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको फ्रेंड सर्कल में मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो मेहनत है कि सबके पास पहुंच पाएगा और सब लोग इसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर